एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, धनाना गांव पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अब से कुछ देर में वो सभा को संबोधित करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर वो क्या कुछ बातें कहते हैं, किन बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। बड़ौदा के दंगल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एंट्री हो चुकी है और इससे पहले कधूरी गांव में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अब आगे बढ़ते हुए वो धनाना गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी वो आम जनता से योगेश्वर दत्त के पक्ष में मत डालने की अपील करेंगे। आम जनता से जन समर्थन की अपील करेंगे। धनाना गांव की चुनावी जनसभा में उनकी मौजूदगी। कुछ देर में सभा को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। यहां से वो चुनावी हुंकार भरते हुए, क्योंकि इस पूरे चुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और अब चुनावी दंगल में सीएम खुद मनोहर लाल वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त धनाना गांव की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। देखिए अनूप धाना क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं आपके बीच में 3 तारीख को जो विधानसभा आपकी बड़ौदा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसका वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए, सहयोग मांगने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं तो आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि 3 तारीख को हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई योगेश्वर दत्त शर्मा जी, उनको एक एक वोट जो कमल के फूल का निशान है, कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके भाई योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। आज हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और भाई दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, जो हमारे युवाओं को रोजगार बिना पर्ची और खर्ची के जो मिल रहा है और अनेकों योजनाएं जो हमारे गठबंधन की सरकार ने चला रखी हैं, आप सबके सामने हैं। मैं तो आपको यही प्रार्थना करता हूं कि जो विकास की गंगा बह रही है, इसमें आप आहुति डालने का काम करें और एक एक साथी, जहां मैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूं कि एक एक वोट 3 तारीख को भाई योगेश्वर दत्त जी को समर्थन देकर, सहयोग देकर, आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं जननायक जनता पार्टी के सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनसे भी ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपना चुनाव समझ करके, आपका अपना चुनाव है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी समझ करके अपने आप को, भाई दुष्यंत चौटाला जी समझ करके, भाई दिग्विजय चौटाला जी समझ करके, हर एक माता बहन श्रीमती माता नैना चौटाला जी अपने आप को समझ करके घर घर जा करके अलख जगाने का काम करें, एक एक घर जा करके वोट मांगने का काम करें और 3 तारीख को बूथ पे खड़े होकर के एक एक वोट भाई योगेश्वर दत्त जी को कमल के फूल पर डाल करके भाई योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा में भेजने का काम करे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच में भाई भूपेंद्र मलिक जी, 1 मिनट के लिए आपका भूपेंद्र मलिक जी, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार हाथ जोड़ दो, जोरदार तालियों के साथ भाई भूपेंद्र मलिक जी। और इसी बीच इनसो के नौजवानों को, छात्रों को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ने वाले मेरे अनुज दिग्विजय जी आपको संबोधित करेंगे। दिग्विजय चौटाला जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय खरकड़ा साहब। मैं 2 नारे लगाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि ये तो चौधरी देवीलाल जी का पहला गांव है कि नहीं धनाना? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो, है कि नहीं है? तो दोनों हाथ उठाकर मेरा साथ दें। भारत माता की, भारत माता की। युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहें जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान के योग बड़ौदा उपचुनाव के रण के बीच आज भाजपा जजपा की सभा में मंच पर मंचासीन, विकास की गति पर हरियाणा को आगे बढ़ाने वाले हरियाणा के बहुत ही ओजस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा के बिजली मंत्री
मेरे दादा चौधरी रणजीत सिंह जी, हरियाणा के राज्य मंत्री आदरणीय अनूप धानक जी, मंच पर मंचासीन सभी वरिष्ठ नेतागण और विशेष तौर पर आज जिनके लिए हम यहां सब मुख्यमंत्री जी के साथ इस सभा में शामिल हुए हैं, बड़ौदा की नहीं, गोहाने की नहीं, सोनीपत की नहीं, हरियाणा की नहीं, बल्कि समूचे देश की शान, एक ऐसा नौजवान जिसने जब जब अपनी कुश्ती का करतब दिखाया तब तब तिरंगे को ऊंचा फहराया, भाई योगेश्वर दत्त जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों और मेरे समक्ष बैठे मेरे परिवार के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और विशेष तौर पर जिस पीढ़ी को योगेश्वर दत्त आईना बनकर के आगे ले जाना चाहता है, एक रास्ता दिखाना चाहता है, इस हरियाणा के, इस देश के नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों ने इस सभा में शामिल होकर ना केवल योगेश्वर दत्त जी को ताकत दिलवाने का काम किया, ना केवल दोनों पार्टियों की ताकत को दुगना करने का काम किया, ना केवल मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने का काम किया है, बल्कि मुख्यमंत्री जी आज इस भीड़ को देखकर, आज इस जोश को देखकर, धनाना गांव को देखकर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इस इलाके के लोगों ने, बड़ौदा हल्का के लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे की जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने का मन कर दिया। मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि यह रण कोई छोटा मोटा रण नहीं है। यह टक्कर सीधी सीधी आज गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी की है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, भाई तोल तराजू कर लो। एक तरफ आपका पहलवान भाई है। पहलवान भाई वो शख्सियत है जिसने हमें, हरियाणा वालों को, गोहाना वालों को, सोनीपत वालों को सदैव इस बात को महसूस करवाया कि भाई हमारा भी एक छोरा है जिसने अंग्रेजों की धरती पर जाकर तिरंगे को हिमालय की चट्टानों से ऊंचा फहराया। भाई ये वो पहलवान है जिसने जहां देश का डंका बजाया, वहीं भाई इससे बड़ी कोई त्याग की मूर्ति भी नहीं। लोग पंची सरपंची नहीं छोड़ा करते, क्लर्क की पोस्ट नहीं छोड़ा करते, मगर आप बड़ौदा हल्के के लोगों की परेशानियों को देखकर, इस भाई ने जब राजनीति में कदम रखे थे तो डीएसपी एसपी की नौकरी छोड़ के आया था कि नहीं आया था? बता दो भाई, आया था कि नहीं आया था? एक इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर, करोड़ों के इनाम छोड़कर आपकी सेवा के बीच में आज आपके बीच में हाजिर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, क्या नाम बताया उसका भाई? भालू। भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हुए हमारा भालू जो है वो इस बड़े पहलवान को चित कर देगा। मैं आपसे पूछूं, कर देगा कि भालू चित? ढीले ढीले ना बोलो भाई, बता दो, मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाओ। अरे हुड्डा साहब, ये कोई चिड़ियाघर का चुनाव नहीं, ये बड़ौदा के भविष्य की कहानी लिखी जानी है। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि लोगों ने तो मन बना लिया है मुख्यमंत्री जी। आज आप इस बात का विश्वास मान करके जाएं कि जो 36 बिरादरी की पगड़ी आज आपके सिर पर जीत के तौर पर रखने का काम इस बड़ौदा हल्के के लोगों ने धनाना में किया है। कम से कम 20-25 हजार से हम अपने भाई, अपने बेटे, हरियाणा की आन बान शान योगेश्वर दत्त को बड़ौदा हल्के में से जिताने जा रहे हैं। मैं आज आपको वादा देना चाहूं। साथियों, वो बाबू बेटा तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। बार बार एक बात कह रहे हैं, अरे हमें वोट दे दो, ये सरकार गिर जाएगी। जिस सरकार के साथ 57 एमएलए हो, क्या वो सरकार गिर सकती है क्या भाई? एक आदमी में दिन में ना दिखे, उसने अंधा क्या करे?
और जिसने रात में भी ना दिखे उसने के कहूं भाई, भूपेंद्र हुड्डा जी को तो रात को भी दिखना बंद हो गया है साथियों। वो तो वो बात कर रहे हैं जो बननी नहीं। 4 साल का मौका पड़ा है कि नहीं पड़ा? और इस हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालकर राज में हिस्सा कर लो बरोदाड़ो, ऐसा मौका फिर नहीं आना। आपने चौधरी देवीलाल जी के 7 एमएलए जिताए थे कि नहीं जिताए थे? आज चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, कल दुष्यंत जी आपके बीच में आने वाले हैं। भाई डॉक्टर साहब कल आके गए थे, अजय सिंह जी। आज चौधरी देवीलाल जी के बाद 3 पीढ़ी आपके बीच में योगेश्वर दत्त के लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए खड़ी है साथियों। और चौधरी देवीलाल जी का ये 8वां कैंडिडेट भी भाई इस बार अपनी ताकत, अपना आशीर्वाद, स्नेह दे करके जिताने का काम करना। मैं तो यही अपील करने आज आपके बीच में आया हूं। एक अंतिम बात कहूंगा जो रह गई। कुछ लोग कई बार कह देते हैं जात पात की बात। अरे पूछूंगा नौजवानों, बताओ, मेरी उम्र के भाई बैठे हो, बताओ तब इसकी जात पूछी थी क्या? जिस दिन ये मेडल जीत के आया था पूछी थी क्या तुमने जात? आज भूपेंद्र हुड्डा कह देते हैं कि ब्राह्मण का छोरा है। अरे चौधरी देवीलाल क्या करते कि जाति तो 2 हैं, एक कमेरे की है और लुटेरे की है। आज कमेरे की पहचान करो और लुटेरे की पहचान करो। कमेरे को जिताओ और लुटेरे को भगाने का काम करो। वो भालू तो कुछ जानता ही नहीं, जो भी बात पूछो बोला मैंने कुछ बेरा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ही है। यही बात कब है कि नहीं? मैं किसी को नहीं जानता, भूपेंद्र हुड्डा ही है। और भाई विधानसभा में भी ये खड़े होके कह देगा मैं कुछ नहीं जानता, भूपेंद्र हुड्डा से पूछ लो। और ये योगेश्वर दत्त भाई सारी बात का जानू है। और मुझे पूरी उम्मीद है जहां आप एमएलए बना करके भेजोगे, मुख्यमंत्री जी की आज मौजूदगी में कहना चाहूंगा, मैं मुझे आपसे भी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपकी और दुष्यंत की कुर्सी के साथ में मेरे भाई की कुर्सी लगवा दी, इस बड़ौदा हल्के का तो भला हो जाएगा। आप आए, आपने मेरी बात सुनी और मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान दिया, पगड़ी दी और मेरे भाई की जीत का आश्वासन दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल। धन्यवाद दिग्विजय जी। अब आपके बीच में बड़े लंबा राजनीतिक सफर, जिनके साथ हमने भी लंबे समय तक संघर्ष किया, इस हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, जो राजनीति के बहुत बड़े, बहुत पुराने धुरंधर और योद्धा हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और आपको अपना संदेश दें। चौधरी रणजीत सिंह जी, जोरदार तालियों के साथ। मंच पर बैठे हमारे बहुत आदरणीय, बहुत सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारा रिश्ते में हमारा पोता दिग्विजय सिंह, हमारे राज्य मंत्री अनूप जी दानक, हमारे मंच संचालन कर रहे खरकड़ा साहब, सभी उपस्थित विधायक, सम्मानित मंच और गांव धनाना के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताएं, बहनें व बच्चों, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, पर चुनाव के सिलसिले में जो 2 बात कहनी चाहिए वो आपसे करूंगा। ये चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव है। बहुत लंबे समय के बाद बड़ौदा हल्के को एक मौका मिला है सरकार में जाने का। ये इलाका चौधरी देवीलाल का रहा है। मैं 1980 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो मैं उनका इलेक्शन एजेंट था। इसके बाद एक बाई इलेक्शन था जिसमें चौधरी देवीलाल, चौधरी रिजक राम और किताब सिंह मलिक चुनाव लड़े थे, उसमें भी मैं आपके गांव में आया था। एक लंबे समय के बाद, जैसा खरकड़ा साहब ने बताया, आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आपने सदा चौधरी देवीलाल का साथ दिया। आपने अब पिछले दिनों से, कुछ दिनों से ये हो रहा है कि आप कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हम अपने आप को भी लेते हैं और आपको भी लेते हैं। अगर आप इतने बंधे हुए हो तो मेरी बात को गौर से सुनना।
आपने चो देवीलाल को, जिनको सदा सब कुछ माना, उनके कहने से 8-8 MLA बना दिए। भल्लेराम से लेकर रमेश खटक तक आपने बनाए, कृपाराम पूनिया को भी बनाए। और आपने, मैं गलत नहीं कह रहा, आपने चो देवीलाल को धर्मपाल मलिक से भी हरा दिया था कि नहीं, मैं सामने कह रहा हूं आपसे। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी 2.25 लाख से हरा दिया। भाई इस बात से मत देखा करो, जमाना IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। तुम इस बात में नहीं समझो कि हम बंधे रहे। तुम कहाँ बंधे थे, तुमने भी तो ये काम कर दिए। हालात से हमने भी फैसले करे। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस ने हमें इज्जत नहीं दी, कांग्रेस ने मुझे जगह नहीं दी, कांग्रेस ने स्थान नहीं दिया, मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गया। आज मैं इनके साथ हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, पूरे महकमे सबसे पावरफुल मिनिस्टर हमें बना दिए। मैं एक बात आपसे कहूँगा कि ये एक मौका है, जिस वक्त आपने सरकार के लिए कभी बड़ौदा हल्के में कभी मंत्री नहीं बने। अभी हमारे अजीत दिग्विजय ने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दुष्यंत चौटाला बैठे, रंजीत सिंह चौटाला बैठे, अनूप धानक बैठे, वो भी बैठे, तो इस हल्के की किस्मत उगड़ती है कि 4 साल पूरे काम होंगे। माफ करना, चुनाव के बाद भूपेंद्र हुड्डा मेरे दोस्त हैं, ना वो आएंगे, ना दीपेंद्र आएगा, ना शायद मैं भी चुनाव के बाद नहीं आऊँ। ये 3 तारीख तक का टाइम है जिसमें आप फैसला करके ठीक निर्णय करें। इलाके का विकास कराना है, डेवलपमेंट करानी है, तो सरकार यही चलेगी। कोई कह दे बीजेपी का, तो मैं आपसे बताऊं कि 1970 में जब चौ देवीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी का समर्थन था। डॉक्टर मंगल सेन उनके साथ नंबर 2 कैबिनेट में होते थे। और उसके बाद जब 82 में गठबंधन की सरकार बनी तो भी चौ देवीलाल के साथ डॉक्टर मंगल सेन से सरकार बनी नहीं बनी, एक तपास से गंदा काम करके, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर इकट्ठा गठबंधन बहुमत में आया। 1987 में फिर चौ देवीलाल की सरकार बनी, उसमें मैं भी मंत्री था, सुषमा जी भी थे, सूरजबान जी भी थे। वो सरकार भी गठबंधन की थी, बीजेपी के साथ ही हुई थी। उसमें बीजेपी के 23 MLA थे। और 1991 में जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने तो भी बीजेपी के समर्थन से बने थे। आज बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आज कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं, 44 से 40 पे आ गए और अगली बार 28 भी नहीं आएंगे। आप कोई गलतफहमी नहीं रहे, समय के साथ निर्णय करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तुम ये समझो कि नहीं है, मुझे दुष्यंत को दोनों को 14 महकमे दे रखे हैं। भाई हम थारा भला नहीं करेंगे तो किसका करेंगे, थोड़ा ये भी सोच लो। नंबर 2, मैं अगली बात आपसे ये बताऊं कि रोज कोई ये देखे कि एक ही मुख्यमंत्री बने, एक ही बिरादरी का बने, 36 जात से बना करते हैं। जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे, हमारे ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे, और इसके बाद दूसरे भी बन जाते हैं, कभी दूसरी बिरादरी का भी बन जाता है। आज ये बन के भी हमें बराबर की बहुत बड़ी हैसियत दे रखी है, बहुत इज्जत दे रखी है, तो हमें पूरा जज के साथ देना चाहिए। मैं जितने चौ देवीलाल के साथ रहे उन साथियों से कहता हूं कि आपने सदा उनका साथ दिया। आज हम पूरा परिवार बीजेपी के साथ जी जान से हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का जीरो होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, चो चरण सिंह जैसे, चो देवीलाल जैसे, चो बंसीलाल, चो भजनलाल, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, सब लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। इस कांग्रेस में दोबारा कहीं कोई चर्चा नहीं है, दोबारा कहीं कुछ बनना नहीं। तो मेरा सब लोगों से अपील है कि पूरा जी जान लगा के इलाके के विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए, आपका बहुत बढ़िया यहाँ से बच्चा है योगेश हरदत्त, यहाँ से चुनाव बना के इन्हें बहुत भारी मतों से जिताएं। पिछली बार भी धनाना से जीते थे, इनको अपना आशीर्वाद दें, इन्हें चुनाव में जिताएं। बहुत धन्यवाद। जय। किसानों के बहुत बड़े फैसले कभी भी आज तक हरियाणा प्रदेश जब से बना, गेहूं और धान के अलावा तीसरी फसल सरकार ने नहीं खरीदी। किसान का भाव ना गिरे, किसान की आमदनी दुगनी हो, इसलिए नंदाना गांव में पैदा होके बाड़ी चुगने वाले, बाजरा चूरने वाले, गेहूं बीजने वाले
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 8 से ज्यादा फसलों की आज सरकार खरीद कर रही है। बाजरा पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश खरीदता है। जो बाजरा 1100-1200 रुपए राजस्थान और पंजाब में बिकता है, आज हरियाणा में 2150 रुपए बिकता है। इतने भारी फैसले सरकार का खजाना गांव की तरफ करने वाले महान योद्धा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिसने अपने हाथ से अड़बाया, भैंस चराई, कपास सुगी, बाजरा काटा, गेहूं काटे, आज मैं किसानों के बहुत बड़े नेता मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि आए आपको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। धनाना वासियों, आज जरा आपका जोर आजमाइश में आपकी छाती, आपके फेफड़े, आपका गला देखूं, जरा आवाज चंडीगढ़ तक पहुंचा सको क्या? भारत माता के। भाई करनाल तक है भी तो। भारत माता के, भारत माता के। आज ये गांव धनाना गांव प्रकृति प्रेमियों का गांव है। और मुझे एक ऐसे प्रकृति प्रेमी की जानकारी मिली है जिसने अपना पूरा जीवन वृक्षों, पेड़ पौधों, उनको जीवन देने में लगा दिया है। ऐसे इस गांव के एक बुजुर्ग जिनका मैं सम्मान करना चाहूंगा, ऐसे हैं श्री मुनिराम धानक। मुनिराम जी, मैं ही आपका सम्मान करूंगा। अरे ऐसा नहीं, आप भी डाल लो, ऐसा नहीं, रुको 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 रुको। जोरदार तालियां। ठीक होगा, ठीक होगा। और 3 बच्चे हैं, डिग्री के पढ़े हुए सब। इसका ठीक होगा, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुनिराम जी हमारे पूरा जीवन पेड़ पौधे लगाने में इन्होंने लगा दिया, और आज उसकी जो रक्षा करते हैं, जैसे परिवार में कोई मुखिया अपने बच्चों की रक्षा करता है। आपको तो सबको जानकारी है क्योंकि आपके बीच के रहने वाले, लेकिन मैंने इनकी बहुत कहानियां सुनी। मैंने कहा धनाना में जाकर जरूर मैं इनका सम्मान करूंगा। ऐसे हमारे मुनिराम जी जैसे हम सब लोग बन जाएं तो कम से कम ये जो आज प्रदूषण की स्थिति है, आज जो खराब वातावरण है, इसको साफ करने में, स्वच्छ करने में और जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम होता। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री, बहुत ही हमारे अनुभवी नेता चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारे साथी मंत्री भाई अनूप सिंह जी धानक, युवा नेता दिग्विजय सिंह जी हमारे जेजेपी के, जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे इस बड़ौदा विधानसभा की माटी में जन्मे, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश का नाम ऊंचा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो हमारे यहां से प्रत्याशी हैं, भाई योगेश्वर पहलवान हमारे बीच में अभी यहां बोल करके गए हैं, अगली सभा में गए हैं। ऐसे हमारे सभी सांसद श्री रमेश कौशिक जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, एमएलए
बहन निर्मला चौधरी, सोमवीर सांगवान जी, प्रवीण डागर जी, हमारे स्टेज को संभाल रहे बहुत ही पुराने नेता हैं हमारे श्री शमशेर खरकड़ा जी, सफेदों से श्री करवीर सैनी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, रणधीर लठवाल जी, उमेश शर्मा जी, हमारे यहाँ के सरपंच भाई दलवीर जी, गांव के ही हमारे बहुत ही मौजूद नेता भाई रामवीर जाटान, श्री अनिल ढुल जी जेजेपी से, बलवान जांगड़ा, सत्यवान प्रधान, रामवीर राठी, सरपंच धनाना भाई सतवीर शर्मा, श्री राम धानक, कृष्ण कुमार वाल्मीकि, लीलू राम जी पंडित जी, ललिता भोरिया, राम कुमार जी, हरिराम जी, सभी हमारे गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, हमको मालूम है कि आज की हमारी ये सभा, ये चुनावी सभा बड़ौदा की। दुर्भाग्य हुआ कि हमारे जो पिछले इस बार चुने हुए जो विधायक थे उनका निधन हुआ, जिसके कारण से ये सीट खाली हुई और एक बाय इलेक्शन के रूप में आज हम सबको दोबारा से अपने विधायक को चुनने की एक बारी आई है। आज से ठीक 4 महीने पहले मैं इस विधानसभा में आया था। उस समय मैंने अपने लोगों से कहा था, यहाँ के जितने विधानसभा के लोग हैं इनको कहा था कि आप ये मत समझना कि आजकल हमारा विधायक नहीं है। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई सीट खाली होती है, तो मैंने ये कहा था कि जो मुखिया होता है सरकार का या विधानसभा का, जब तक नया एमएलए नहीं आएगा तब तक मैं आपका विधायक रहूंगा और विधायक के नाते काम करूंगा। और मैंने लगातार यहां के 54 गांव में 66 की 66 पंचायतों में यह संदेश भिजवाया कि गांव का कोई भी काम हो हमारे पास भेजो। जितने भी काम हमारे पास आए, जिस भी विभाग के थे, जो 4 महीने में पूरे कराए जा सकते थे, सबको हमने पूरा कराया। पंचायतों के लिए पर्याप्त पैसे धन भेजा। अब ये ठीक है कि आचार संहिता लगने के बाद उसमें से कुछ पैसा यूं का यूं जमा रह गया, जो 11 तारीख के बाद सब अपने अपने गांव में लगाएंगे। 165 करोड़ रुपया 4 महीने में भाइयों बहनों इस बड़ौदा विधानसभा के लिए हमने भेजा। किसी विधानसभा में इतने कम समय में इतना पैसा कभी नहीं लगा होगा। लेकिन चूंकि यहां पिछले 15 साल से जो पिछड़ापन हमने देखा, जब से यह कांग्रेस के विधायक आते रहे हैं, चाहे वो सरकार के समय में थे चाहे बाद में थे, उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि यहाँ का विकास कैसे होना चाहिए। इस इलाके में पानी की समस्या वो हमारे ध्यान में आई, चाहे पीने का था चाहे सिंचाई का था। इस इलाके में जो बरसात के बाद पानी का भराव हो जाता है वो स्थिति हमें ध्यान में आई। बिजली की समस्या, आज हमारे मुनिराम जी भी कह रहे थे थोड़ा बिजली की समस्या यहाँ है, उसको ठीक करा दो। मैंने वादा किया है कि अगले 11 तारीख के बाद कोई समस्या यहाँ नहीं रहेगी। आपको दिन में सिंचाई के लिए पूरी बिजली मिलेगी, घर के लिए पूरी बिजली मिलेगी। हरियाणा में तो एक रिकॉर्ड बनाया हमने पिछले, जो अभी 54 साल में, इससे पहले कोई भी सरकार आई थी, हमारी सरकार से पहले हमेशा कहते थे कि हम गांव में 24 घंटे बिजली भेजेंगे। कोई मुख्यमंत्री सफल नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए हमने हरियाणा में 6,500 में से 4800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 24 घंटे दे रहे हैं, दिन रात देते हैं। इस इलाके का भी अगर कोई गांव अगर नहीं मिल रही होगी, रह गए होंगे, तो आने वाले समय में एक अभियान चला करके हर एक गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का हमारा काम है। और ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा गांव जगमग गांव इस नाते से। हमारा प्रदेश, जिसमें बड़ौदा विधानसभा भी है, किसानों का प्रदेश है। जैसा शमशेर जी बता रहे थे मेरे बोलने से पहले, हमने अपने किसान वर्ग, हमारा कमेरा वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग, इनके लिए जितनी चिंता है उसको हम पूरा लगातार 6 साल से ध्यान रखे हुए हैं। यहां समस्याएं क्या थी कि मुआवजा, अगर कहीं किसान की फसल खराब हो गई तो मुआवजा क्या मिलता था? 2.5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के चेक मिलते थे। हमने आने के बाद
पर एकड़ 12,000 रुपया मुआवजा। ये हरियाणा पहला प्रदेश है जो सारे देश भर में सबसे ज्यादा मुआवजा देता है, 12,000 रुपया एकड़। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, उसमें जिन लोगों ने बीमा कराया, किसी को 20,000 रुपया एकड़, किसी को 25,000 रुपया एकड़। उम्मीद भी नहीं थे कि हमारे घर में, हमारे खाते में पैसा आएगा। कंपनियों ने खाते में पैसे डाल दिए। और जब ये शुरू में सारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यक्रम चले, तो मुझे इसी इलाके के लोगों ने कहा कि किसी एक गांव में आप भी चेक काट के आ जाओ। निजामपुर गांव के लोग बैठे हैं यहाँ, कौन कौन है निजामपुर के? सारे धनाने के हैं। निजामपुर कितनी दूर है यहां से? 12 किलोमीटर है। मैं धनाना गांव में आया था और एक ही दिन में करोड़ों रुपए के चेक बांट के गया था। निजामपुर में, धनाना निजामपुर में आया था और वहां करोड़ों रुपए के चेक बांट के गया था। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा हमारे पास आएगा। और हर गांव में यहां भी आया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आया होगा। किसान की हमने चिंता की। आजकल ये कांग्रेस के लोग बहकाने में लगे हुए हैं, डराने में लगे हुए हैं। अभी जो केंद्र सरकार ने 3 कानून पास किए, उन 3 कानूनों के लिए क्या डराते हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, सारा कोई सामान बिकेगा नहीं। हमने कहा अभी तो नए नए कानून आए, हाँ बहका लो जितना बहकाना है, क्योंकि किसान हमारा भोला भाला जल्दी बहक जाता है। चौधरी देवलाल जी की ये धरती है। चौधरी देवलाल जी भी कहा करते थे कि भाई किसान को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बहकाना बड़ा आसान है। तुम्हारा भोला बड़ा किसान बहक जाता, लेकिन हमने कहा हम समझाएंगे भी और सिद्ध करके बताएंगे कि कांग्रेस का प्रोपेगेंडा गलत है। हमने समझाया और आज प्रत्यक्ष 1 महीने से आप देख रहे हैं मंडियां बंद हुई हैं। क्या मंडियां चल रही है ना? बाजरे के 6 परचेज सेंटर बड़ौदा विधानसभा में इस बार चले हैं, जो पहले कभी नहीं थे। बाजरे के सेंटर खुले कि नहीं खुले? खुले हैं। एमएसपी पर बाजरा बिका कि नहीं बिका? बिका है। कोई माई का लाल एमएसपी यहां खत्म नहीं कर सकता। और मैंने तो आज पिछली सभा में घोषणा की है, यहां भी करता हूं कि हरियाणा में एमएसपी खत्म हो गया तो ये मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा भाइयों। हमने तो इन कानूनों से, बैठो भाई, ध्यान में आ गया, बिना पर्ची बिना खर्ची बैठ जाओ, ठीक है, नीचे करो। पेंडिंग ड्राइवर भी लावाएंगे। बहुत से काम हमने किए हैं। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे दी। नीचे करो, ये बैनर नीचे करो। इसी प्रकार से हमने कितने ही लोग, जो हमारे गेस्ट टीचर थे वो हमने लगवा दिए, कंप्यूटर टीचर थे वो लगा दिए, एक इंडस्ट्रियल फोर्स के लोग वो सड़कों पर घूमते थे वो हमने लगा दिए। अभी पीटीआई टीचर, उनके साथ 1983 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आ गया था। हमने कहा भी तुम्हारे भी चूल्हे जरूर जला के रखेंगे, बंद नहीं होने देंगे। हमें संवेदनशील सरकार है। हमको पता है कि एक आदमी एक उम्र के बाद अगर काम काज छूट जाए तो क्या हालत होती होगी घर की। लेकिन ये संवेदना हमारी कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं दिखाई। तो मैं बात कर रहा था किसानों की। एमएसपी लागू रहेगा लगातार, मंडियां चालू रहेंगी लगातार। और ये जो बात करते हैं 3 कानून की, और फिर कह देते हैं कि पंजाब ने कानून पारित कर दिया कि एमएसपी से नीचे जो भी कोई खरीदेगा उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। मैंने कहा कौन कौन सी फसल की बात करी इन्होंने? कि फसल तो 2 ही करी है। कौन सी? धान और गेहूं। मैंने कहा भाई धान और गेहूं की बात करके कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है। धान भी गेहूं भी केंद्र सरकार खरीदती है, एफसीआई लेके जाता है, उसमें पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई बाहर बिकता नहीं है। हिम्मत तो तब करें, हरियाणा की तरह बाजरा खरीद के दिखाएं, सरसों खरीद के दिखाएं, और सूरजमुखी खरीद के दिखाएं, मूंग खरीद के दिखाएं, मूंगफली खरीद के दिखाएं। ये सब्जियां हैं जो हरियाणा अलग से एमएसपी पर खरीदती है। ये हमने तय कर रखा है, क्योंकि सेंटर नहीं खरीदेगा, स्टेट खरीदेगी। बाद में स्टेट को इसका घाटा भी होगा।
घाटा हम अपने किसान को फायदा करने के लिए सरकार घाटा सह लेगी, लेकिन हम राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के या पंजाब के किसान को जहां सस्ता बिकेगा यहां आकर के पूरा कीमत उनका नहीं खरीदेंगे। हमको अपना खरीदना चाहिए कि बाहर वालों का खरीदना चाहिए? अपना खरीदना चाहिए। तो इस बात से सावधान रहना। हमने चैलेंज किया है इनकी कांग्रेस की पंजाब और राजस्थान सरकार को कि बताएं कोई बाजरा खरीदा है तो किस भाव खरीदा है, कोई 2 मन खरीदा है क्या? और हमने 6 लाख मीट्रिक टन ये बाजरा खरीदने का अपना हिसाब बनाया हुआ है। बल्कि यहां की मुझे शिकायत मिली कि इस इलाके का बाजरा जरा जल्दी खरीदा जाए। हमने कहा भाई अगले 2 दिन, कल और परसों, जिन्होंने अपना फसल रजिस्ट्री करा रखी है, अगर टोकन नहीं भी मिले हैं, हम आदेश करेंगे कि वो सीधा जाकर के बिना टोकन के भी जाके बेचाएं जाकर के। बाजरे वाला इलाका भी थोड़ा है। जीरी भी, जीरी कुछ लोगों ने कहा कि जी 1509 जो है वो सस्ती होगी। मैंने कहा हम एजेंसियों कहते कि 1509 वो भी एमएसपी से नीचे नहीं जाएगी। 1888 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नीचे नहीं खरीदेंगे। बासमती की खरीद हमारी है नहीं भाई, बासमती प्राइवेट खरीद है, लेकिन वो भी 1888 से नीचे जाए तो गारंटी है उससे नीचे नहीं जाने देंगे। जो एमएसपी है वो चावल के लिए, सबके लिए लागू करेंगे। तो इसलिए भाई बहनों, यहाँ के विकास की जितनी बातें हैं हमने पिछले 4 महीने की इतनी कर दी हैं जो इनके एमएलए रहते हुए पिछले 15 साल में भी ये नहीं कर पाए। और आगे भी जो काम आप बताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमने कई कामों की और भी घोषणाएं की थी पहले, यहाँ आचार संहिता के कारण से शुरू नहीं हो सकी। चाहे वो यहाँ की आईएमटी हो, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ हम आईएमटी इंडस्ट्री लगाएंगे। यहाँ पर हैफेड की चावल की मिल लगाएंगे ताकि आपका चावल यहीं का यहीं और उसकी प्रोसेस हो जाए, यही उसी चावल की मिल में जाकर के चावल बना सके। नेशनल हाईवे 2 वो यहाँ बन रहे हैं। बुटाना में जनता कॉलेज, इसकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है और तुरंत यूनिवर्सिटी बना करके, और जैसी यूनिवर्सिटी वहां बुटाना वाले चाहेंगे वैसी यूनिवर्सिटी वहां बनाएंगे। 2 कॉलेज आपको दिए हमने, चाहे भैंसवाल का कॉलेज दिया है और चाहे बड़ौदा का कॉलेज दिया। लड़कियों की शिक्षा के लिए हम गतिमान हैं। हमने कहा कि जितने 48 लड़कियों के कॉलेज इन 6 सालों में खोले, 48 कांग्रेस सरकार में पिछले 48 साल में भी नहीं खोले थे उन्होंने। तो हमारे विकास की गति लगातार एक एक जगह का हम ध्यान करते हैं, कोई कमी नहीं आने देते हैं। हम तो इस कांग्रेस के झूठ से बचने के लिए आपको आगाह करते हैं। ये झूठ लगातार इनके, जब से ये विपक्ष में आए हैं, क्यों बोलते हैं? तड़प है बहुत। इतनी तड़प है कि सत्ता में बाहर रहे हुए कभी 6 साल एक साथ नहीं रहे थे। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है ना, ऐसे बिना राज के तड़प रहे हैं। क्यों? ये राज को भोगने के लिए आते हैं। इस राज को करके इसमें से लूटा खसोटी कैसे की जाए, जमीनों को बेच करके उसमें किस प्रकार से अपने घर भरे जाएं, ये इनके काम रहे हैं। हम लोग सत्ता को सेवा का साधन मानते हैं। अगर सत्ता मिली है तो एक मेरा गरीब आदमी, गरीब परिवार, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, ये हमारी चिंता रहती है। हमने 2014 में जब चुनाव लड़ा, सारे हरियाणा के लोगों ने कहा कि हरियाणा के लिए जियो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ये जो 3.25 करोड़ लोग हैं हरियाणा के, ये मेरा परिवार है। हम कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और ये कहते हैं अपना न देख बाकिया न दे फेंक। ये सिर्फ अपने न देखे हैं, कोई इनको सहन नहीं होता दूसरा आदमी। हमने नौकरियां दी, सबको मेरिट पर दी। पढ़ा लिखा नौजवान आ जाओ भाई आगे, पर्ची खर्ची जैसा भाई ने कहा हमने बंद कर दी। सारे सबके पढ़ लिख करके आ जाओ मैदान में और सबके चूल्हे जलेंगे। और भाई कोई कमजोर रह जाए तो उसको भी हम किमें न किमें हुनर सिखा के काम लायक बढ़ा देंगे, घर में नहीं बैठने देंगे किसी को। ये हमारी गारंटी है। 15 साल से लेकर के और 35 साल तक का कोई नौजवान, उसको कोई ना कोई धंधा जरूर मिलना चाहिए। एक बार नौजवानों की अगर रोजगार की बात बढ़ गई पूरी, तो इसमें से
हरियाणा को कोई पीछे नहीं कर सकता। अभी हम एक कानून बनाने जा रहे हैं कि अब नई इंडस्ट्री जो आएगी हरियाणा में, जो रोजगार मिलेगा उसमें 75% नौजवान हरियाणा के होंगे, हम बाहर के लोगों को नहीं लेंगे। हमारे यहां पंचायतें इतना बढ़िया काम कर रही हैं, चाहे विकास के काम हैं, चाहे स्वच्छता के, सफाई के काम हैं। क्यों? क्योंकि हमने पिछली टर्म में पढ़ी लिखी पंचायतें लाए थे। कोई भी पंच, सरपंच या जिला परिषद पंचायत समिति बिना पढ़ा लिखा मेंबर नहीं बनेगा। कई शर्तें लगाई थी, लोगों ने बहुत आलोचना की उस समय। हमने कहा नहीं, हम एक लेवल नेताओं का ऊपर उठाना चाहते हैं। बहुत लाभ हुआ हमको, बहुत अच्छे अच्छे लोग मैदान में आए, और अब अगली बार फिर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। कंपटीशन खड़ा हो गया गांव गांव में। 7 स्टार सिस्टम हमने शुरू किया कि जो ज्यादा बढ़िया काम करेगा इन बिंदुओं पर, उसको हम 7 स्टार का सर्टिफिकेट देंगे, उनको इनाम देंगे। और अभी भी सफाई अभियान में सारे देश में, ग्रामीण सफाई अभियान में सारे देश में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया है, नंबर 1 पर। शहरी अभी अब नंबर 2 पर हैं। हमारे से आगे कुछ और प्रदेश निकले हुए हैं। लेकिन इस स्वच्छता अभियान में हमने घर घर से एक संदेश भेजा कि आप लोग खुले में शौच जाना बंद करो। लुट्टा ठा के बाहर जाया करते जंगल में, बंद हो गए ना सारे। घर घर में और शौचालय बनवा दिए। कोई घर अब ऐसा नहीं है जिसके घर में शौचालय नहीं है। पानी पीने के लिए घर घर में नल हम देंगे। 8 लाख परिवारों में नल पहुंच चुका भाइयों बहनों। अभी हमारा 29 लाख का टारगेट है आगे आने वाले 2 साल के अंदर। हर घर के अंदर नल पहुंचना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि हरियाणा के अंदर आप सब लोग सुनते हैं, देखते हैं, देश में नाम चमकाएंगे। लेकिन देश में नाम तब चमकेगा जब एक दिशा बड़ौदा के लोग तय कर देंगे। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, केवल बड़ौदा का इलेक्शन है। और इस बड़ौदा के इलेक्शन में सब पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और हमारे कैंडिडेट का है। पिछले 7 दिन से हमारे कैंडिडेट की पोजीशन, जैसे दिग्विजय भाई ने कहा, हजारों वोट से जीतने की बनी है, हजारों वोट की। लेकिन ये और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई 2 आदमियों में मुकाबला होता है ना, कमजोर नहीं समझना चाहिए सामने वाले को। आखिरी दिनों में दाव चलते हैं, ये ठीक है। दाव खेलने में हमारा पहलवान अपने पहलवानी के दाव लगाएगा तो कांग्रेस के कैंडिडेट को धराशायी करेगा। इसको बहुत दाव आते हैं। अब वो सामने तो ऐसा है, नाम भी, मुझे तो नाम याद भी नहीं आ रहा, बल्लू। अब वो इलेक्शन से पहले क्या नाम सुना था किसी ने? कोई नहीं सुना, किसी ने पता ही नहीं कौन था। और हमारा पहलवान न केवल बड़ौदा, न केवल सोनीपत, पूरा प्रदेश, देश और दुनिया जान गई थी कि भाई कोई गोल्ड मेडलिस्ट, कोई देश का नाम करने वाला योगेश्वर पहलवान सोनीपत की, बड़ौदा की धरती का नौजवान है। तो इसलिए हमें इन दोनों का मुकाबला देखना है। योगेश्वर पहलवान जीत करके आपके सबकी समस्याओं का समाधान, चाहे कोई डिमांड होगी, कोई समस्या होगी, चंडीगढ़ में आएगा, आधी रात भी आएगा तो हम कागज को देख के बिना साइन कर देंगे इनके लिए। जब आए चैन से नहीं बैठेगा, और अगर ये चैन से बैठेगा तो मैं बैठने नहीं दूं। भाई झंडी तो लेके रहोगे, तो हम झंडी मिलेगी। बस हम लोग धनाना और इसके आसपास के जो गांव हैं, थारे जिम में जो 4-5 गांव और मैं लगा के जा रहा हूं। धनाना के जिम में छपरा, धनाना, गढ़वाल, बावड़, निजामपुर, ये सारे आसपास है ना। हाँ, ये सब गांव में जीत चाहिए। बोलो, जीत दिलाओगे? पक्का? आप इन गांव में जीत दिलाओगे, फिर हजारों वोट से भाई योगेश्वर को जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग तो बापू बेटा चुनाव अपने लिए लड़ रहे हैं। उनकी इज्जत खराब हो रही है। शुरू में जो कह रहे थे कि बीजेपी के कैंडिडेट की तो जमानत जब्त हो जाएगी,
और अब पसीने आए फिरते हैं, सवेरे शाम घूम रहे हैं। दोनों के अलावा और कोई नेता है नहीं उनके पास। हमारे नेताओं की लाइन लगी हुई है, सारे दोनों पार्टियों के, हमारे गठबंधन के सारे नेता हर गांव में जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं। तो इसलिए आप योगेश्वर को जिताएंगे तो बड़ौदा की जीत होगी, कांग्रेस को जिताएंगे तो उनके बड़े नेताओं की इज्जत बचेगी। हमने अपने बड़ौदा की चिंता करनी है कि किसी और की करनी है? अपनी बड़ौदा की करनी है। जब बड़ौदा की चिंता करनी है तो हम लोग अपने इन गांवों के आसपास से अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं। इतना ही आपको निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रचार प्रसार हमने आपको सुनाया किस तरीके से विपक्ष को घेरने की कोशिश की गई है। धनाना गांव में सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कोई भी एमएसपी खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा में एमएसपी खत्म हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसा भी जिक्र किया गया। हरियाणा में एमएसपी जारी रहेगी। ये धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। ये बड़ी खबर योगेश्वर दत्त के समर्थन में चुनाव प्रचार यहाँ पर किया गया, जनसभा को संबोधित किया गया। बड़ौदा में सीएम के तूफानी प्रचार हमने आपको सुनाया। धनाना गांव में सीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कोई भी एमएसपी खत्म नहीं कर सकता। ऐसे में आपको जानकारी दें कि कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से विपक्ष को घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई है। खास तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बाजरा, मूंग, ये तमाम चीजें विपक्ष खरीद कर दिखाए और आने वाले समय में किसानों के लिए भी एमएसपी को लेकर तमाम जो किसान है उनको फायदा ही होगा, ऐसा भी यहाँ पर जिक्र किया गया। सीएम ने खास तौर पर यह जिक्र किया गया कि अगर एमएसपी खत्म हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई भी एमएसपी खत्म नहीं कर सकता। हरियाणा में एमएसपी खत्म हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ौदा में सीएम का ये चुनावी प्रचार प्रसार लगातार हमने आपको सुनाया, दिखाया किस तरीके से तमाम तैयारियां हुई। हर एक जनता को उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई अभियान में हरियाणा नंबर 1 है। सीएम ने यह जिक्र किया है 8 लाख घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। सीएम ने यह भी जिक्र किया। इसी के साथ साथ हमारा पहलवान कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, योगेश्वर दत्त का यहां पर जिक्र किया गया। ऐसे में आपको जानकारी दी कि योगेश्वर बड़ौदा को चमका देगा। ये बड़ी और अहम जानकारी इस लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं। नौकरियों में पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया गया। सीएम ने यहां पर यह भी जिक्र किया ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई अभियान में हरियाणा नंबर 1 पर है। 8 लाख घरों में पानी का कनेक्शन भी पहुंचाया गया। हमारा पहलवान कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, यह भी जिक्र किया गया। योगेश्वर बड़ौदा को चमका देगा, सीएम मनोहर लाल ने यह जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसे में अगर हम आपको जानकारी दें तो कहीं न कहीं चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक राजनीतिक पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार लगातार किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो स्टार प्रचारक हर एक प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर पहुंच हुआ है। बड़ौदा सीट जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट, कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली ये सीट, आपने सुना किस तरीके से सीएम ने एक बार फिर से विपक्ष को साधने की कोशिश की और यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि मैं आप जनता के लिए विधायक बनकर काम करूंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी बातें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है, इसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। गरीब जनता की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं। तो आपने सीएम को सुना। तमाम यहां पर सरगर्मियां काफी तेज यहां पर हो चुकी हैं और तमाम जानकारी भी लगातार हम आपको देंगे। लेकिन ये वक्त है अहम हेडलाइंस का।